हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं और मैट्रिक्स के बेसिक्स के बारे में समझने के बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स के लगभग 2 या 3 लेक्चर्स मिलेंगे और उन 2-3 लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मैट्रिक्स बिल्कुल अच्छे से आने लगेगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक है, देखो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे हमने कुछ नंबर्स को, ये देखो 1 2 3 4 3 2 1 -1 2, है ना। इन नंबर्स को हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में हमने इन्हें कलेक्ट कर लिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स में ये जो लाइन है जिसमें डेटा हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, इसको भी रो बोलते हैं। तो ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो जाएगा और ये रो 3 हो जाएगा। ठीक है, और मैट्रिक्स में ये जो डेटा अगर वर्टिकल लाइन में रखा हुआ है, मैट्रिक्स में अगर डेटा वर्टिकल लाइन में रखा हो तो उसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को रो क्रॉस कॉलम लिख दें, मैट्रिक्स में अगर आर रोज है और सी कॉलम्स हैं, जैसे इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 क्रॉस 3 को 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है। इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो इनटू कॉलम होता है, तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 3 जा 9। तो टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम लिख देते हैं, तो वही इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम इनके एलिमेंट्स को हम ये देखना चाहें कि किस एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा A13। ठीक है, A13, तो A13 का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हो, जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो में ये तीनों एलिमेंट है। ठीक है, और थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है। तो आप देख सकते हो 3 जो है, 3 फर्स्ट रो के अंदर भी है और थर्ड कॉलम के अंदर भी है। तो A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिमिलरली आपको A21 देखना है, तो A21 क्या हो जाए, सेकंड रो कहां है, ये देखो सेकंड रो है। और फर्स्ट कॉलम कहां है, ये। तो आप देख सकते हो 4 जो एलिमेंट है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, इसलिए A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो A13 क्या होगा, A13 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, विच इज 3। एंड A21 इज एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, A21 क्या है, 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं और उसमें कितने एलिमेंट्स है ये बता सकते हैं, कितने रो हैं ये बता सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की लोकेशन क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ओके। अब देखो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ओनली 1 रो होती है। ठीक है, 1 रो होती है। ठीक है, एक रो होती है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी रो है, 1 रो है।
और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, इसमें भी आप देख सकते हो कितनी रो है, 1 रो है, लेकिन कॉलम कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कॉलम 4 है और रो इसमें 1 है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर ओनली 1 रो है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में 1 कॉलम है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को बोलते हैं। ठीक है, ओनली 1 कॉलम। ठीक है, जिसमें केवल एक रो है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें केवल एक कॉलम है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1 2 3, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 क्रॉस 1। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 रो है और इसमें 1 कॉलम है, तो जिसमें 1 रो होती है उसे रो मैट्रिक्स, और जिसमें 1 कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज के। नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रोज के। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 7 3 -2 1, तो आप देख सकते हो इसमें कितनी रोज है, 1 2 एंड 3, इसमें 3 रोज है और कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ऑर्डर 3 या थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, उसी तरीके से 1 2 3 -4, ये क्या है, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 इसमें कॉलम्स हैं, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। ओके, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो, बाकी सभी एलिमेंट 0 हो। जैसे कि 1 2 4, बाकी ये सब देखो 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेन डायगोनल, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल। ठीक है, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, जबकि बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, कुछ भी हो सकता है, 0 जी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, a हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे a हो गया ये। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और 3 3 3 0 0 0। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछा जाए क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो आप बोलेंगे यस, स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होगी नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, अगर एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, अदरवाइज वो ऑलवेज नहीं होगी। ठीक है, हमेशा तभी हो पाएगी एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर, तभी हो पाएगी जब उसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, जबकि मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं। सारे एलिमेंट 0 होते हैं और मेन डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी या यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं।
इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, तो यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं जो कि इक्वल होते हैं, और स्केलर भी उसी को कहते हैं जिसमें इक्वल होते हैं। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो एक स्केलर होती है, जबकि एक स्केलर आइडेंटिटी तभी बन पाएगी जब उसके डायगोनल के कंपोनेंट 1 1 1 हो जाएंगे। तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल, तीनों ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल कर दोगे तो वो स्केलर हो जाएगी, और उन इक्वल एलिमेंट को 1 1 1 कर दोगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स, इसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, नल मैट्रिक्स को हम जीरो। अच्छा, एक चीज और, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसे I3 से, अगर एक 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसे हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। I3 क्या होता है, 3x3 मतलब थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स को कहते हैं, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है, चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 हो, इसके सारे एलिमेंट्स हमेशा क्या रहते हैं, जीरो होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, एंड इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। जबकि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, प्लस इक्वल होते हैं, प्लस 1 1 1 होते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I3 से, और सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट, ठीक है, मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जबकि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, ठीक है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब आगे जितने भी टाइप्स, अगर कोई टाइप आएगा तो उसको हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, तो वो मैट्रिक्स हमेशा AIJ से रिप्रेजेंट की जाती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है तो वो हमेशा क्या होता है, AIJ की, उसके एलिमेंट्स को AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। आई क्या है, आई होता है नंबर ऑफ रोज, और जे क्या होता है, कॉलम, ठीक है। आई होता है नंबर ऑफ रोज एंड जे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे किसी मैट्रिक्स, अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स हमें लिखनी है, 2x2 की मैट्रिक्स लिखनी है, तो इस एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे, इस एलिमेंट को हम I11 लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है,
इस एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे I12, क्योंकि ये भी फर्स्ट रो में है लेकिन ये फर्स्ट कॉलम में, इसलिए इसे I12 लिखेंगे। इसको हम I21, क्योंकि ये सेकंड रो में है जबकि फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसे I21 लिखेंगे। और I22 मतलब ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसे हम I22 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स को ABC कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 10.1 करते हैं। उसके बाद मैं आपको लेक्चर खत्म होने के बाद आपको हम एक असाइनमेंट शेयर कर दिया करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ करेंगे, ठीक है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उस असाइनमेंट में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आरडी शर्मा के, आर एस अग्रवाल के, या प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं वो पूछे जा सकते हैं या वो इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, ठीक है। आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपसे क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल कलेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, रो 1 कहते हैं, रो 1, ठीक है। इसको रो 2, इसको हम रो 3 कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कॉलम 1, वर्टिकल लाइंस जो है इसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाए, 3 क्रॉस 4, ठीक है। नंबर ऑफ रोज क्रॉस कॉलम को आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर पर कहते हैं। रो क्रॉस कॉलम को ऑर्डर कहते हैं। तो आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, आप 3 4 जा 12। तो आप देख सकते हो इसमें 12 एलिमेंट, आप काउंट भी कर सकते हो। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपसे कुछ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया, जैसे A21 A31 A34, इस तरीके से आपसे पूछा गया, ठीक है। जैसे A21 आपसे पूछा, A21 का मतलब क्या, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप देखो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो कौन सी है, ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो है, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये। तो आप देख सकते हो 35 जो एलिमेंट है, 35 सेकंड रो में भी है, सेकंड रो के अंदर भी है और फर्स्ट कॉलम के अंदर भी है, इसलिए A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A35 हो जाएगी। फिर आपसे पूछा A31 क्या हो जाएगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप देख सकते हो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A34 है, A34 क्या है, A34 है थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो आप देख सकते हो 17 है, थर्ड रो में भी है और फोर्थ कॉलम में भी है, तो 17 आपका A34 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 24 एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स में, तो आपसे पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो आपको मैंने बताया था ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 रो और 24 कॉलम होगा, तब भी टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 24 होंगे, ठीक है। और 2 × 12 तब भी 24 एलिमेंट्स होंगे, 3 × 8 तब भी 24 होंगे, ठीक है। 4 × 6 24। अब देखो 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 24 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 6 × 4
24। तो आप देख सकते हो अब रिपीटिशन होना स्टार्ट हो गया। तो अब आप ये रिपीट करके लिख सकते हैं। ये हो जाए 8 इंटू 3, अब ये हो जाए 12 इंटू 2, और ये हो जाए 24 इंटू 1। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हो कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, टोटल 8 पॉसिबल पेयर्स हैं। तो लिख सकते हो आप पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 1,24, 2,12, 3,8, 4,6, 6,4, 8,3, 12,2 एंड 24, तो ठीक है, तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इफ द मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट। अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो अगर 13 एलिमेंट्स है तो 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस 1, इसके अलावा कुछ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 13 का कोई फैक्टर नहीं होता 1 और 13 के अलावा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे 1,13 एंड 13,1। ये दो आपके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। आपको 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, A इक्वल टू AIJ, मतलब मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो क्या है, AIJ की फॉर्म में लिखे हैं, वेयर I इज रो एंड J इज कॉलम। आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा AIJ की वैल्यू आपको गिवन है I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2। तो फर्स्ट पार्ट में आपको AIJ की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 की है तो उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम। तो इस एलिमेंट को क्या लिखेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2। तो A11 कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे A12 फाइंड कर लेंगे, तो A12 निकालेंगे तो I को 1 पुट कर देंगे और J को 2 पुट कर देंगे। तो 1 + 2 3 स्क्वायर आ जाएगा 9/2। फिर A21 निकालना, A21 2 + 1 स्क्वायर बाई 2, तो आप देख सकते हो 3 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 9 आ जाएगा। A22 कितना आ जाएगा, 2 + 2 स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 2 4 स्क्वायर आ जाएगा 16/2। ठीक है, तो A22 कितना आ जाएगा, 8। तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A11 की सबकी वैल्यू पुट कर दो, A11 2 है, ये 9/2 है, ये भी 9/2 है और ये 8 है। तो ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स हो गई जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होंगे या रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, एक जैसे क्वेश्चन होंगे, उनको हम स्किप कर देंगे क्योंकि हमें पूरा सिलेबस कवर कराना है, आपको कॉन्सेप्ट सारे समझाने हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो एक डाउट क्लास भी रख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आप जानते हैं 3x4 में क्या होता है, 3 रोज होते हैं और 4 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। देखो यहाँ सेकंड रो स्टार्ट होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ये सेकंड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो हमें ये सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है AIJ इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 3I प्लस J। ठीक है, ये है। तो A11 कैसे निकलेगा, A11 निकालने के लिए I1 पुट कर दो और J1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -3 × 1 + 1, तो 1/2 -3 + 1 -2। आप जानते हैं मॉडुलस इसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये 1 आ जाएगा। फिर A12 निकालना है, A12 कितना है 1/2 -3 × 1 + 2। ठीक है,
तो 1/2 इंटू -3 + 2, तो ये आ जाएगा -1, लेकिन मॉड की वजह से वो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सारे फाइंड नहीं कर रहा हूं, आपको खुद फाइंड कर लेना। आप A11 निकल गया, A12, ऐसे ही आप A13 निकालेंगे तो I1 पुट कर देंगे और J3 पुट कर देंगे। A14 निकालने के लिए I1 पुट कर देंगे और J4 पुट कर देंगे। ठीक है, A33 निकालेंगे, I और J दोनों 3 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे सारे एलिमेंट, और उन सारे एलिमेंट्स को आपको A11 A1 इन सब के प्लेस पे पुट कर देना है और वो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना, बहुत ईजी है ये। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो आगे हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो दो मैट्रिक्स को तभी इक्वल किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को आप तभी इक्वल कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। मतलब अगर m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है और एक कोई p क्रॉस q का मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, इसका ऑर्डर इक्वल होगा, इसका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, मतलब m p के इक्वल होगा एंड n q के इक्वल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है इक्वालिटी होने के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब A11 A11 A12 A12 के इक्वल, ये A11 और A11 A12 और A12 ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। मतलब सारे एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, प्लस उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तभी मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। तो ये दो मैट्रिक्स है जो इक्वल है। तो हमने क्या बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पर ऑर्डर सेम है भी, ठीक है, और उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल हो जाएगी, और x की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, और 5 तो 5 के इक्वल होना ही चाहिए, वो भी है। ठीक है, तो x y z की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड x इंटू वाई इक्वल टू आपको दे रखा है 6 2 5 8। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या आ जाए, 5 प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल आ जाए, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाए 5 माइनस 5, तो जेड आपका आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई 6 के इक्वल होगा, और x इंटू वाई 8 के इक्वल हो जाएगा, x इंटू वाई। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या आ जाए 6 माइनस x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस x, तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 6 माइनस x इक्वल टू 8, तो ये हो जाए 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8, x स्क्वायर को इधर ले जाओ, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये हो जाए x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, तो ये आ गया x माइनस 4 और x माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू 4 और 2, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाए 6 माइनस 4 दैट इज 2, और अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाए 6 माइनस 2 दैट इज 4। इसका मतलब है इफ, आप लिख सकते हैं इफ x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 एंड इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू, और z इक्वल टू आपका कितना आ गया था 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें फाइंड कर लेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड
y प्लस जेड, ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के 9 5 7, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उनके ऑर्डर सेम होते हैं, तो ऑर्डर सेम तो है, क्योंकि आप देखो 1 2 3, 3 रोज है और 1 कॉलम है, इसमें भी 3 रोज है 1 कॉलम है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा 9 के, एक्स प्लस जेड किसके इक्वल होगा 5 के, और y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, y प्लस जेड 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो आप इस y प्लस जेड को क्या पुट कर सकते हो 7, x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 7 दैट इज 2। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। अब अगर इस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दें, x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, ठीक है, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या आ जाए 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू 3, और इस z की वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये x आ गया कितना हमारा x2 y4 एंड z3। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 9 था, तो x2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, x प्लस जेड 5 है, x प्लस जेड 3 प्लस 2 5, और y प्लस जेड 7 है, तो 4 प्लस 3 7। तो आपने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। इसी तरीके से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी वेरीफाई कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल है -1 5 0 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर मैं किसी क्वेश्चंस को गलत नोट कर लेता हूं तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं गलत कोई नंबर लिख देता हूं, जैसे मैंने 13 को कहीं गलती से कभी कभी मैंने 3 लिख दिया या 1 मैंने ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख दिया, तो आपको नंबर्स पे ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, या कभी कभी कोई एडिशन में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आपको नंबर्स पे ध्यान देना है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, नंबर पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू -1 आपको गिवन है, a माइनस बी किसके इक्वल गिवन है -1 के, और 2a माइनस बी 0 के इक्वल गिवन है, 2a माइनस बी 0 के इक्वल है। तो अगर आप इस माइनस बी को इधर साइड ले जाएं तो 2a इक्वल टू बी आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2a। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दो, b की वैल्यू क्या आ चुकी है 2a, तो b की जगह पे हमने 2a पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, इक्वल टू -1, तो -a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। a की वैल्यू निकल चुकी है, a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2, तो a आ गया 1 b आ गया 2। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, a 1 है और b 2 है, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1 होता है। ठीक है, a और b आ गया। अब आप इस a को उठा के यहां पे पुट कर दो। ठीक है, a को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक, a को उठा के पुट कर दो यहां पे, तो 2a प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा 5 के। a हमारा 1 आ चुका है, a 1 आ गया, तो यहां से c कितना आ गया 5 माइनस 2, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो c 3 आ गया। अब 3c प्लस डी किसके इक्वल है 13 के, 3c प्लस डी 13 के इक्वल, तो c को 3 पुट कर दो, तो 3 इंटू 3 प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 3 जा 9, तो d आ जाएगा 13 माइनस 9 दैट इज 4। ठीक है, तो a आ गया 1 b 2 c 3 और d 4। ठीक है, a b c d आपके फाइंड हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, मैंने आपको बताया था, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाते हैं, तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी,
स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगी जब उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, तभी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है आपसे, दो मैट्रिक्स को इक्वल दिया हुआ है, टू मैट्रिक्स को इक्वेट किया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को इक्वेट तभी कर सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं और उनका ऑर्डर सेम होता है। तो ऑर्डर तो यहां पे सेम है ही, 2 क्रॉस 2, और यहां पर 1 2, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 2, ऑर्डर सेम है। बस आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। तो 3x + 7 = 0 आ गया, x = क्या आ जाए -7/3, ठीक है, और y 5 = क्या आ जाएगा, 5 = आ जाएगा y - 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5 + 2 7। उसी तरह y + 1 8 के इक्वल है, तो यहां से y कितना आ जाए 8 - 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब 2 - 3x = 4, 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 - 2, x की वैल्यू क्या आ जाए 2/-3, तो -2/3। तो आप देख सकते हो यहां पर x की वैल्यू कुछ और आई है, यहां पे कुछ और आई है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में x की दो वैल्यू कैसे आ सकती है, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को यहां पे पुट करो, दो वैल्यू आ तो सकती है, लेकिन वो दोनों प्लेस को सेटिस्फाई तो करें। लेकिन यहां पे देखो x की वैल्यू अगर यहां -2/3 पुट करते हो तो ये 0 नहीं आएगा, और अगर x की वैल्यू आप -7/3 यहां पे पुट करोगे तो ये 4 नहीं आएगा। इसका मतलब मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी, x की दो अलग अलग इन दोनों वैल्यूज के लिए मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैट्रिक्स ये इक्वल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स तभी इक्वल होती है जब उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। तो x की हम ऐसी कोई वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हैं जिनके लिए ये भी 0 के इक्वल हो जाए और ये 4 के इक्वल हो जाए, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है कि ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x3। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको दे रखा है 3x3, ठीक है, और उसमें एंट्री आपको दे रखी है, एंट्री आपको गिवन है 0 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 आपको 2 एंट्रीज दे रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को, मैं 80-90% बच्चों की गारंटी ले सकता हूँ, 80-90% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, बस रट के रखते हैं, 2 to the power 9 कर देते हैं और 512 आंसर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो एक बात बताओ, आपके पास मान लो 2 शर्ट्स हैं, शर्ट 1 एंड शर्ट 2, और मान लो आपके पास 3 पेंट्स हैं, P1 P2 एंड P3। तो आप बताओ कि आप कितने तरीके से इनको पहन सकते हो, कितने तरीके से पहन सकते हो। ठीक है, शर्ट को और पैंट को। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप शर्ट 1 पहनो और उसके साथ क्या पहनो, पेंट 1 या पेंट 2 या पेंट 3, मतलब 3 तरीके हो सकते हैं। शर्ट 1 के साथ आप क्या कर सकते हो, 3 तरीके से कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, और मतलब S1 P1 कर सकते हो, फिर S1 P2 कर सकते हो, फिर S1 P3। उसी तरह जब शर्ट 2 लोगे तो उसमें भी आप 3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये शर्ट 2 के साथ P1, फिर शर्ट 2 के साथ P2, फिर शर्ट 2 के साथ P3। तो आप देख सकते हो टोटल कितने तरीके हैं, कितने तरीके से आप पहन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 तरीके से पहन सकते हो। ठीक है, अच्छा 6 तरीके से पहन सकते हो। अब आप देख, क्या हम 6 ऐसे भी तो निकाल सकते थे, 2 into 3, 2 एलिमेंट्स ये हैं, 3 एलिमेंट्स ये हैं, तो 6 ऐसे भी आ सकता है। अगर आप देखो, अगर मैं 3 शर्ट्स लेता, S1 S2 S3 और P1 P2 P3 3 पैंट्स लेता, तो देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका 3 कॉम्बिनेशन बन गए, फिर इसका भी 3 बनते, फिर इसका भी 3 बनते, तो कितने हो जाते, 9 कॉम्बिनेशन हो जाते। तो 9 कॉम्बिनेशन आपको कैसे मिलेंगे, 3 + 3 करके तो मिलेंगे नहीं, आपको 3 into 3 करके मिलेंगे। इसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
जब भी आपको ऐसे 2 एलिमेंट्स दिए जाएं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स दिए जाएं और उनमें से आपको एक एक का को चूज करके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो आपको कितने क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप क्या देखते हैं कि इस प्लेस पर S1 और S2 2 पॉसिबिलिटी है, और इस प्लेस पर P1 P2 और P3, ठीक है। शर्ट की जगह पे या तो S1 होगा या S2 होगा, 2 पॉसिबिलिटी है, और पेंट की जगह P1 P2 P3, तो 3 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 6 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, अब हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। आप जानते हो 3x3 की मैट्रिक्स में आपको 9 एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास 9 एलिमेंट्स होते हैं, और आपको एंट्री क्या क्या फिल करनी है, 0 और 1, 0 और 1। तो आप यहां पर कितनी एंट्री फिल कर सकते हो, 2। कौन सी, 0 और 1। यहां भी 0,1, यानी यहां भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहां भी 0,1। तो हर जगह पे 2-2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है और यहां पर अगर 3 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल जो पॉसिबिलिटी बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 2 × 3 दैट इज 6 बनेंगी, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि यहां पर 2 है, यहां हर जगह पे 2 की पॉसिबिलिटी है, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या बनेंगे, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाएंगे 2 × 2 × 2 कितने बार, 9 टाइम्स, ठीक है। तो 2⁹ दैट इज 512, ठीक है। 512 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर एंट्रीज, ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने क्या किया, एंट्रीज को चेंज कर दिया। तो एंट्री मैंने कर दी 0 1 1, आपको 3 एंट्रीज दे दी। अब क्या होगा, अब आंसर क्या होगा, 3⁹ नहीं, अब आंसर 3⁹9 नहीं होगा, अब भी आंसर 2⁹9 होगा। क्यों, क्योंकि इस जगह पे 2 ही एलिमेंट पॉसिबल हैं, 0 1। अब चाहे ये वाला 1 पुट करो चाहे ये वाला पुट करो, यहां पर तो 2 ही पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो 0 पुट कर सकते हो या 1। ऐसा तो नहीं है कि ये 1 कुछ अलग है ये अलग है, दोनों तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो आप यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं अब भी आपके पास, तो अब भी 2 2 2, तो 2⁹9 दैट इज 512 आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 1 1 ना होकर 0 1 2 होता, सपोज क्या होता, 0 1 2 होता, तो उस केस में यहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली हर जगह पे कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, 3 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो उस केस में जो आपका आंसर हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, 3 × 3 × 3 9 टाइम्स, 3⁹9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स का आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब है जो अलग अलग हो, जैसे इस केस में 0 अलग नंबर है, 1 अलग है, 2 अलग है, तो यहां पर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 3। लेकिन अगर मैं 0, 1, 1 कर देता, तो यहां पर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये 0 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो आपके 2 ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो तब आपको टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने रखने पड़ेंगे, 2, और इस केस में 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट और अपॉन में ऑर्डर लिख दो या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब चाहे तो 3×3 लिख दो या 3×3 लिख दो ऑर्डर की जगह पे, ठीक है। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो ये निकालने का फॉर्मूला है टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स, जब आपको ऑर्डर गिवन हो और जब आपको एलिमेंट्स या एंट्रीज गिवन हो, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 हमने खत्म कर ली, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 कवर हमने कर ली है, और 3.1 के आपको हम प्रैक्टिस सेट दे देंगे, असाइनमेंट दे देंगे, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो हम शीट प्रोवाइड कराएंगे आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम 3.2 करेंगे, ठीक है। थैंक यू।